Hello and welcome to the wonderful world of economics. Friends, as you know that simplicity is our main motto. To justify that, today we are going to discuss the objectives of third A chapter. Now हमने पूरे topics clear कर दिए one by one. Now the last one, that is objectives. आज हम वो भी टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट या कन्फ्यूजन का 1% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए जनरली आपको क्या लगता है कि हम लोग लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे या तो फिर फ्रेंड सर्कल रहता है वो हमको कॉपी करने में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए डोंट रिलाई ऑन अदर्स, रिलाई ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आप सबसे अपने आप के बेस्ट फ्रेंड हो। तो इसके लिए फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्ड ए चैप्टर। नाउ थर्ड ए चैप्टर जो हमने 12th का डिस्कस किया डिमांड एनालिसिस। नाउ इस डिमांड एनालिसिस में हमने देखा डिमांड क्या है, देन डिमांड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डिमांड के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे, लॉ ऑफ डिमांड देखा विथ अजम्पशन एंड विथ एक्सेप्शन, और थर्ड ए का आखिरी क्वेश्चन था शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड, जिसमें हमने शिफ्ट और मूवमेंट दो पार्ट्स में डिस्कस किया कि फर्स्ट वन वेरिएशन इन डिमांड, इट इज़ प्योरली चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जो दो टाइप्स के थे, एक एक्सपांशन इन डिमांड और दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एंड द सेकंड वन वाज दैट इज चेंजेस इन डिमांड। और चेंजेस इन डिमांड वो भी दो टाइप में आपका डिवाइड हो रहा था, फर्स्ट वन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, लेकिन चेंजेस इन डिमांड हो रहा था ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट या अनचेंज। तो इस तरह से हमने थर्ड ए पार्ट कंप्लीट किया। नाउ आज हम देख रहे हैं उस थर्ड ए पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स। नाउ अगर हम टेक्स्ट बुक में से देखें तो टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 25 पे you will see that different objectives are given, पेज नंबर 25 and 26। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम थर्ड ए, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्ड बी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम देख रहे हैं डिमांड एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला आपको पेज नंबर 25 पे दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस, कुछ अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। उनमें से आपको चूज़ करना है कि विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। जैसे फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दिया गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इज़ डैश। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड देखते हैं और उन डिमांड का रिलेशन उसके सब्सटीट्यूट के प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो वो कैसे होता है। तो वो आप कोई भी जस्टिफाई करने से पहले ना सपोज कोई एग्जांपल ले लो, क्योंकि हमने किया है डिमांड इज़ अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। सपोज वी आर द कंज्यूमर ऑफ लक्स सोप। अगर हम लक्स सोप यूज़ कर रहे हैं और सामने अगर हमारे डव सोप है उसकी प्राइस कम हो गई, तो हम क्या करेंगे, लक्स सोप का कंजम्पशन छोड़ के डव की तरफ चले जाएंगे, यानी डिमांड फॉर कमोडिटी क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी आपकी डिमांड फॉर कमोडिटी और प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट, इनके साथ आपका कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो, अगर सपोज कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर नेस्काफ़ी आपको सस्ते में मिल रही है तो हम लोग यूज़ कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे उसका क्लोज सब्सटीट्यूट टी। तो मैंने क्या किया, ब्रुक बॉन्ड टी को छोड़ के मैंने नेस्काफ़ी को परचेज़ किया, तो ब्रुक बॉन्ड की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफ़ी कम हो गई। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट जब कम होने लगता है तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट, इसके बीच में कौन सा रिलेशन है फ्रेंड्स, आपने प्रूव किया कि जो भी कमोडिटी हम डिमांड करते हैं, से फॉर एग्जांपल वी आर कंज्यूमिंग कोलगेट। अगर मैं कोलगेट यूज़ कर रही हूँ लेकिन सपोज पेप्सोडेंट ने एक अच्छा ऑफर दे दिया तो मैंने कोलगेट को छोड़ के पेप्सोडेंट को परचेस कर लिया, तो कोलगेट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि
पेप्सोडेंट की प्राइस कम हो गई तो इधर कोलगेट की भी डिमांड कम हो गई। मैंने कोलगेट छोड़ के पेप्सोडेंट की तरफ अपनी डिमांड को शिफ्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरह से द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट, इनवर्स, नो इफेक्ट, कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्ट। इसकी डिमांड क्या होगी? डायरेक्ट डिमांड, यानी डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई देता है। नाउ सेकंड ब्लैंक आपको दिया गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स, यानी आपकी इनकम और इन्फीरियर गुड्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। ना ये भी हमने इनकम इलास्टिसिटी में देखा था, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम इंक्रीज़ हुआ तो इंक्रीज़ आपकी इनकम होने से हमने इन्फीरियर गुड्स, जो पुअर क्वालिटी गुड्स हैं, उनका कंजम्पशन क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे इनकम बढ़ा, your income has been increased from 20 to 30,000, 30 to 40,000. So what you will do? You will stop consuming the poor quality goods. हम पुअर क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देते हैं या एकदम छोड़ देते हैं, यानी उनके ऊपर इफेक्ट क्या आया? कम आया। यानी हमने उनकी डिमांड क्या कर दी? इन्फीरियर क्वालिटीज़ को छोड़ दिया। यानी जैसे इनकम बढ़ा, इन्फीरियर क्वालिटी का कंजम्पशन कम हुआ, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन था? इनवर्स, अपोजिट। यानी एक अगर बढ़ा, इनकम बढ़ी, तो इन्फीरियर क्वालिटी की कंजम्पशन कम हो जाती है। तो आपका सेकंड ब्लैंक है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड इज डैश। डायरेक्ट आएगा कि इन्वर्स आएगा, नो इफेक्ट आएगा, कैन बी डायरेक्ट और इन्वर्स। लेकिन हमें पता है इसका इफेक्ट क्या आएगा? इन्वर्स। प्राइस बढ़ेगी, यानी जैसे इनकम बढ़ा तो हमारा जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो कौन सा रिलेशन था? इनवर्स रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया। क्योंकि जब हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमें थियरी क्लियर होती हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है थियरी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, रेस्पॉन्ड कर रही है, समझ में आ गया। तो आपको 4 ऑप्शन तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका कट टू कट आंसर दोगे। थर्ड, सिम्बॉलिकली। अगर हम सिम्बॉलिकली देखें, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश। अगर हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, सपोज कोई भी डिमांड हो, जैसे डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। अगर हम डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स लिखते हैं तो उसका फंक्शनल रिलेशन क्या होता है? प्राइस फॉर कमोडिटी एक्स। इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, तो फंक्शनल रिलेशन ऑफ विथ प्राइस ऑफ एक्स। अगर डिमांड फॉर कमोडिटी वाई है तो फंक्शनल रिलेशन विथ प्राइस ऑफ वाई रहेगा। अगर डिमांड फॉर कमोडिटी जेड है तो फंक्शनल रिलेशन विथ भी प्राइस ऑफ जेड रहेगा। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, अगर मैं सपोज कोई भी प्रोडक्ट ले रही हूँ, उसका मैं डिमांड ले रही हूँ, तो उसी के प्राइस के साथ कंपेयर करूँगी। इफ़ आई एम कंपेयरिंग द डिमांड ऑफ पेप्सी, अगर मैं पेप्सी का डिमांड देख रही हूँ तो आई विल ट्राई टू सी द प्राइस ऑफ पेप्सी। जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड कम होगा। तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है फ्रेंड्स? इनवर्स रिलेशनशिप। तो जब हम सिंबॉलिकली देखते हैं तो सपोज जो भी हमने डिमांड लिया किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हम एक्स कमोडिटी का डिमांड ले रहे हैं तो प्राइस भी एक्स का लो। अगर हम वाई कमोडिटी का डिमांड ले रहे हैं तो वाई का ही प्राइस लो। अब देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे उसने कहा सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। तो देखो डिमांड भी एक्स की, प्राइस भी एक्स की, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आप सेकंड देखोगे डिमांड ऑफ एक्स लेकिन प्राइस ऑफ जेड। अब एक्स का प्राइस ऑफ जेड से कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन क्लियर कट रॉन्ग है। थर्ड, डिमांड ऑफ एक्स, उधर कहा है उसने फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई, तो हम एक्स की वाई के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे? थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। या डिमांड ऑफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टी, टी यानी टेक्नोलॉजी,
हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की किसी टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं, नो, दैट इज़ नॉट सिम्बॉलिकली शो। हम सिम्बॉलिकली कैसे दिखाते हैं, डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी सपोज एक्स, तो प्राइस भी लेना है एक्स का। अगर डिमांड वाई का है तो प्राइस भी आएगा वाई का। अगर डिमांड जेड प्रोडक्ट का है तो प्राइस भी जेड का। जो प्रोडक्ट उसी का ही प्राइस। जब हम सेम लेवल की डिमांड और प्राइस को कंपेयर करते हैं, उसी को ही हम फंक्शनल रिलेशनशिप में सिंबॉलिकली दिखाते हैं कि डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी सपोज एक्स, तो प्राइस ऑफ एक्स ओनली, उसके साथ फंक्शनल रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, नाउ फोर्थ उसने ऑब्जेक्टिव दिया है, व्हेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइस, when less units are demanded at high price it shows dash। उसने कहा जब less units डिमांड होते हैं at high price, देखो प्राइस बढ़ गई लेकिन आपकी डिमांड कम हो गई। अब हमने ये शिफ्ट और मूवमेंट में किया था। हमने शिफ्ट और मूवमेंट में पहला पार्ट देखा था वेरिएशन इन डिमांड, और वेरिएशन इन डिमांड क्यों हो रही है, प्राइस की वजह से। और यहाँ भी वो प्राइस को फोकस कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है। प्राइस फॉल हुई और प्राइस फॉल होने से अगर ज़्यादा डिमांड हुआ तो वो एक्सपांशन, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा हो गई और आपकी क्वांटिटी कम हो गई तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये वापस हम पढ़ते हैं, व्हेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड, यानी लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, क्यों, एट हाई प्राइस। अब हाई प्राइस की वजह से लेस क्वांटिटी डिमांडेड होगी तो क्या बोलोगे उसे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो गई। तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इंक्रीज इन डिमांड, नहीं फ्रेंड्स, इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होती है, मोर क्वांटिटीज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो इंक्रीज तो पॉसिबल नहीं है। एक्सपांशन इन डिमांड, डिमांड कब बढ़ना, लेकिन यहाँ तो वो बोलता है लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, तो डिमांड तो बढ़ी नहीं है, यानी सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम होना, हाँ लेस डिमांड हो रही है लेकिन अगर वो प्राइस की वजह से है तो डिक्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि डिक्रीज किसकी वजह से होता है, फैक्टर्स की वजह से होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, हाँ ये जस्टिफाइड है, क्योंकि जैसे ही प्राइस हाई होती है हमने लेस क्वांटिटी को डिमांड किया, क्योंकि महंगाई हो गई, थिंग्स आर बिकमिंग डियरर, तो हम कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स को लेस क्वांटिटी में परचेस करते हैं। और जब हाई प्राइस की वजह से क्वांटिटी कम डिमांड होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये 4 ब्लैंक्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आपको समझ के उनका जवाब इस तरह से देना है। ओके, तो मैं समझती हूँ अब आपके लिए कोई डाउट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव्स में दिया गया है वो है इकोनॉमिक टर्म बताओ, गिव इकोनॉमिक टर्म। वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे और आप उनमें से पहचानो कि वो किस टर्म की बात कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इन्फॉर्मेशन को वंस ट्वाइस 2 बार कम से कम रीड करके देखो। आप देखोगे किसी न किसी थियरी से वो रिलेटेड होगा, ज़रूर रिलेटेड होगा। जो भी आपने कॉन्सेप्ट किए हैं उनसे रिलेटेड किसी टर्म की वो बात कर रहा होगा। जैसे फर्स्ट है अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस। क्या कहा, एक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही है लेकिन प्राइस क्या हो गया है, कम। प्राइस का इफेक्ट और क्वांटिटी ज़्यादा, तो क्या बोलोगे, एक्सपांशन इन डिमांड। वो एक्सपांशन इन डिमांड है। तो इस तरह से आपको टर्म पहचानना है कि उसने स्टेटमेंट दिया। अभी हमने कहा कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। प्राइस कम हुई, आपने ज़्यादा डिमांड किया तो एक्सपांशन इन डिमांड। प्राइस ज़्यादा हुई और कम डिमांड हुआ तो वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसने भी अभी यही कहा, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा हालात है जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हुई है क्योंकि प्राइस कम कर दिया है। When goods are becoming cheaper and more quantity is demanded, so that is called expansion in demand. Clear friends? Second है graphical representation
ऑफ डिमांड शेड्यूल, यानी डिमांड का कोई भी जो शेड्यूल है या स्केड्यूल है या टेबल है, उसको हम जब ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? डिमांड कर्व। क्योंकि जब हम टेबल को एक सिंपल प्लेन पेपर पे कन्वर्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं और जब सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है? डिमांड कर्व। तो उसने क्या कहा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। तो जब हम किसी भी डिमांड के टेबल को, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड था, चाहे वो मार्केट डिमांड था या लॉ ऑफ डिमांड में हमने टेबल किया था, कोई भी टेबल ले लो फ्रेंड्स, जब आप टेबल को कन्वर्ट करते हो डायग्राम में तो क्या कहते हो उसे? डिमांड कर्व। ओके, देन थर्ड, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। एक कमोडिटी जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, सेवरल यूजेस। याद करो ऐसी कौन सी डिमांड हमने की थी? वो डिमांड थी कंपोजिट डिमांड। पता है ये उसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया। आपने कंपोजिट डिमांड में डेफिनेशन पढ़ा था, व्हेन अ कमोडिटी कैन पुट इनटू सेवरल यूजेस। जब हम किसी कमोडिटी को सेवरल यूजेस में ला सकते हैं, जैसे आपने देखा था कोल, जैसे वाटर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मिल्क, हमने डायग्राम के साथ देखा। क्योंकि ये ऐसे कमोडिटी हैं जो मल्टीपल यूज़ होती हैं। तो जब किसी कमोडिटी को हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, सेवरल यूज़ कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हो? कंपोजिट डिमांड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड। आपकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही है ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर्स। मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स। यहीं तक ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही है लेकिन फैक्टर्स में बदलाव आया है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो क्या कहते हो? इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन फिर भी हम उसको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के, यानी प्राइस रिमेन कांस्टेंट। देखो कहने का ये अंदाज नया है, डिफरेंट वे रहता है किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने का। तो उसने एक सिंपल सा तरीका ले लिया कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही है, लेकिन क्यों? रीज़न ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। तो जब फैक्टर्स में बदलाव आता है तो आपको मालूम है वो क्या होता है? चेंजेस इन डिमांड। अच्छा, चेंजेस इन डिमांड में पहला क्या दिखता है? इंक्रीज इन डिमांड, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होती है। तो जब मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड तो क्या कहोगे? इंक्रीज इन डिमांड। और अगर वो कहता था लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड तो क्या कहोगे? डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल। लेकिन उसने क्या कहा है? मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड। यहाँ उसने क्या पूछा है? मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड। तो जवाब क्या दोगे? इंक्रीज इन डिमांड। बस ये वर्ड्स लिखने आपकी 1 मार्क रेडी। तो देखो कितने ऑब्जेक्टिव्स ईजी हैं, और उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते रहते हो, फिंगर ऊपर नीचे करते रहते हो, उसके लिए वेट करते हो, अपना पेपर डिले करते हो। इसके लिए मैंने कहा यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूर सेल्फ। आप खुद स्टडी करो, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपके लिए ईजी है। नेक्स्ट है 5th वन, अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय willingness to purchase and ability to pay. A desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. याद आ रहा है ये डिमांड का डेफिनेशन है। हमने डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा था, अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस। उसने थोड़ा रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ? डेफिनेशन तो वही है जिसमें एबिलिटी टू पे भी है और विलिंगनेस टू परचेज भी है, दोनों हमारे साथ हैं। तो जब हम एबिलिटी और विलिंगनेस को मिलाते हैं विथ डिज़ायर के साथ तो क्या बन जाता है? एक डिमांड। तो वो आपके सब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। तो उसने 5th पॉइंट क्या कहा? अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। तो क्या बन गया? सिंपल डिमांड। देखो एक वर्ड लिखा, 1 मार्क रेडी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे ऑन पेज नंबर 25। नाउ अगर हम जाते हैं इसी 3rd A चैप्टर में, हम लोग नेक्स्ट पेज देखें 26, तो यहाँ जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़े अलग स्टाइल में हैं। अलग स्टाइल यानी एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में इस तरह से भी पूछा जाएगा कि आपको कुछ डायग्राम्स दिए जाएंगे, कुछ पैसेज दिए जाएंगे, तो वो डायग्राम्स को देख के आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ये भी बहुत आसान हो गया।
because here they wanted to मतलब they will try to find out, they will try to check your knowledge, your understanding, your skill. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपने डायग्राम्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अभी आपको रेडीमेड डायग्राम्स दिए जाएंगे और उस डायग्राम में से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस सिंपल क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो कितना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें पैसेज लिखो या उसमें डायग्राम रहेगा, तो उसमें से सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन विल बी गिवन टू यू, आपको 3 ऑप्शंस दिया जाएगा। भाई सपोज़ आपको कोई पैसेज दिया गया, उस पैसेज के आंसर देने हैं, या आपको इस तरह से कोई डायग्राम दिया गया, डायग्राम आपको जो मतलब कंप्लीट करना है, या एक से कोई टेबल दिया जाएगा, टेबल को कंप्लीट करो, फिर इसी टेबल को डायग्राम में कन्वर्ट करो। तो कैसे भी दें, ये बहुत इजी है और स्कोरिंग है। और सबसे ज़्यादा पता है क्या बेनिफिट है, आपका टाइम सेविंग है। इतने फास्ट होते हैं, इतना इजी होता है, और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। यानी जैसे आपके जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, बीके सब्जेक्ट रहता है, ये फुल स्कोरिंग रहता है। इन द सेम वे इकोनॉमिक्स इज़ बिकमिंग अ वेरी हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। यानी यू कैन कवर ए 98 मार्क्स, 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न। तो जो न्यू पैटर्न हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने हमारे लिए सेट किया, वो हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको या क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिए गए हैं कि आप इजीली उनका रिस्पांस दे सकते हैं। तो चलो पेज नंबर 26 पे हम देखते हैं। पेज नंबर 26 में एक क्वेश्चन, जैसे मैं पहले आपको डायग्राम्स वाले दिखा रहे हैं, बाद में हम टेबल टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक डायग्राम दिया गया है, और उस डायग्राम के आपको देखो 4 ब्लैंक्स दिए गए, 4 ब्लैंक, हर ब्लैंक पे 1 मार्क। बस डायग्राम देखना है, 1 मिनट के अंदर आपके चारों क्वेश्चन रेडी, 1 मिनट के अंदर 4 में से 4 मार्क्स हो गए। अगर यही हम लोग शॉर्ट नोट लिखते थे फॉर 4 मार्क्स, एटलीस्ट 10 से 12 मिनट तो लगते थे, लेकिन यहाँ पे आपका 2-3 मिनट में यूर एंटायर क्वेश्चन विल बी ओवर फॉर 4 मार्क्स। तभी मैंने कहा ये टाइम सेविंग और स्कोरिंग, सबसे पॉजिटिव पॉइंट स्कोरिंग रहता है, तो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, बस आप खुद इसमें फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ। लेट्स सी, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे मैंने ये फर्स्ट आपको दिया गया है, दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 26। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, ओके, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें इस तरह से डायग्राम दिया गया है। अब इस डायग्राम में आपको 3 डायग्राम दिए गए हैं, बीच में आपको डी डायग्राम, एक आगे दिख रहा है D1, एक थोड़ा पीछे दिख रहा है D2। ये डायग्राम को हमने जज कर लिया। प्राइस क्या है, OP प्राइस है, ओके। अच्छा, अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है। फर्स्ट वन, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व राइट साइड जाता है, जब आपका डिमांड कर्व जैसे ओरिजिनल है DD, अगर डिमांड का राइट साइड शिफ्ट होता है, राइट साइड, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। ये आपका इंक्रीज इन डिमांड है। देखो डायग्राम में हमको पता चल गया, राइट साइड जब जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड का इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, जो राइट साइड गया। क्योंकि जब डिमांड बढ़े, देखो डिमांड बढ़ी, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हुई, लेकिन प्राइस पे इफेक्ट आया नहीं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, अभी किया, व्हेन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो क्या कहोगे उसको, इंक्रीज इन डिमांड। होता है ऐसा, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ जाती है, आपके क्लाइमेट में चेंज हुआ, डिमांड बढ़ जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आई, डिमांड बढ़ जाती है, न्यू फैशन आया, डिमांड बढ़ जाती है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अट्रैक्टिव आया, डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को बढ़ा देते हैं, लेकिन प्राइस रिमेन सेम, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज। यहाँ पे आपका डिमांड का क्या हो गया था, आगे राइट साइड शिफ्ट हो गया था, तो हमने कहा राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जब आपका डिमांड कर्व लेफ्ट की तरह चला जाए, बैक साइड, पीछे की तरह, यानी लेस क्वांटिटी डिमांड हुई है। जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज किस तरफ चला जाता है, लेफ्ट।
तो हमने कहा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। ये डिक्रीज इन डिमांड हो गया। ये आपको सेकंड ब्लैंक का आंसर भी आपने लिख लिया, बहुत आसान। राइट साइड जाता है तो बढ़ रहा है डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट साइड जा रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा, प्राइस रिमेन, प्राइस में कुछ बदलाव हो रहा है? नहीं, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखो, अनचेंज लिखो, सेम लिखो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, आप प्योरली राइट हो। तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन सेम, प्राइस रिमेन अनचेंज, कुछ भी लिखो। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर डैश। कौन सी कैटेगरी में आता है? इट कम्स अंडर चेंजेस इन डिमांड, वो चेंजेस इन डिमांड के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? फैक्टर्स की वजह से, वो चेंजेस इन डिमांड का हिस्सा है। जबकि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किसका हिस्सा है? वो आपके वेरिएशन का हिस्सा है। तो वो वेरिएशन है जो प्राइस की वजह से होता है, लेकिन जब फैक्टर्स की वजह से होता है तो वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखो एक डायग्राम, डायग्राम के 4 क्वेश्चन, बस आपने इनका जवाब दे दिया, आपके 4 मार्क्स रेडी। देखो कितनी इजी है इकोनॉमिक्स, और इजीली आप उनका जवाब दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 डायग्राम दिए गए हैं, 2 डायग्राम, एक है ए डायग्राम और दूसरा है बी डायग्राम। ओके, अब ए डायग्राम के नीचे आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस ए डायग्राम के नीचे 2 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब देने से पहले थोड़ा डायग्राम को ना ऑब्जर्व कर लो कि क्या है। अब जनरली जब हम देखते हैं ये डायग्राम एल शेप में है, एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, और इस नॉर्मल डिमांड कर्व पे ओरिजिनल पॉइंट है, प्राइस है ओपी और क्वांटिटी है ओ क्यू। मैंने सिखाया था जब डार्क लाइन होती है तो वो ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट है ओपी और प्राइस क्वांटिटी है ओ क्यू। लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई, देखो एरो नीचे आया है, एरो आप देख रहे हो डाउनवर्ड है, आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो क्लियरली दिखेगा, एरो डाउनवर्ड है, और एरो कम हुआ यानी प्राइस कम हुआ। प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी बढ़ी तो क्वांटिटी आगे गई है, यानी हम पहले ओरिजिनल पॉइंट ए पे थे, फिर उससे खिसक के हम लोग शिफ्ट होके मूव होके किधर आ गए? बी, तो हम नीचे आए। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सपांशन। ये है एक्सपांशन इन डिमांड, ये डिमांड का एक्सपांशन है, क्योंकि हमने देखा क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन किसकी वजह से? प्राइस कम होने की वजह से। जब प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़े तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपांशन इन डिमांड। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, एक्सपांशन किधर जाता है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। देखो एरो भी नीचे दिख रहा है, तो हम समझ गए पहले ए पॉइंट पे थे एक्चुअल पोजीशन, फिर हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखो ए पॉइंट, जो ए डायग्राम है उसके नीचे 2 ब्लैंक्स हैं, 2 मार्क के। पहला, डायग्राम ए रिप्रेजेंट डैश इन द डिमांड। डायग्राम ए क्या दिखाता है? एक्सपांशन इन डिमांड। देखो जवाब आसान है, डायग्राम ए क्या दिखाता है? एक्सपांशन इन डिमांड। सेकंड ब्लैंक, इन डायग्राम ए द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व की जो मूवमेंट है इज इन डैश डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? पहले ए पोजीशन पे थे, अब नीचे गए, तो कौन सी डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट आ गई? डाउनवर्ड। तो दूसरे ब्लैंक का आंसर क्या आ गया? डाउनवर्ड। पहले ब्लैंक में लिखेंगे एक्सपांशन, दूसरे ब्लैंक में लिखेंगे डाउनवर्ड। 2 वर्ड 2 मार्क्स रेडी। देखो डायग्राम को ध्यान से देखा कि क्या है? प्राइस फॉल हो रही है, प्राइस फॉल होने से डिमांड बढ़ रही है, तो हमने पढ़ा है मोर क्वांटिटीज डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। और एक्सपांशन इन डिमांड इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, वो नीचे जाता है, और वो एरो भी हमको दिखा रहा है। सब चीज़ डायग्राम में क्लियर है, तो जो डायग्राम में दिख रहा है बस वो जवाब दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, अब आते हैं डायग्राम बी में। अब डायग्राम बी में भी देखो, जब हम डायग्राम बी में देख रहे हैं, पहले वाई ओ एक्स एल का फॉर्मेट, फिर डिमांड कर्व है डी डी, लेकिन ओरिजिनल पॉइंट है ओ पी प्राइस और ओ क्यू, क्योंकि डार्क लाइन वो है। ओके, अब दिख रहा है प्राइस हाई हो गई है, प्राइस ऊपर चली गई P2।
और इधर आपकी क्वांटिटी भी कम हो गई Q2। जब प्राइस बढ़ जाती है और क्वांटिटी कम हो जाए तो हम क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी ये आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आपके प्राइस की वजह से आपकी डिमांड कम हो गई। ओके अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में पहले हम बी पॉइंट पे थे, फिर बी पॉइंट से ऊपर चले गए ए पॉइंट पे, तो ये जो आपकी मूवमेंट है वो किधर चली गई, अपवर्ड। लेकिन याद है डायरेक्शन उल्टा था। जब हम डाउनवर्ड आए थे तो लेफ़्ट टू राइट थे, लेकिन जब हम अपवर्ड गए तो राइट टू लेफ़्ट थे। लेकिन यहाँ वो सिंपल आपसे पूछेगा, जैसे उसने पूछा है पहला ब्लैंक, डायग्राम बी रिप्रेजेंट डैश इन द डिमांड। डायग्राम बी आपको क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पहले सवाल का जवाब रेडी, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड क्या हो गई है, कम। अच्छा दूसरा सवाल, इन डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन। आपकी डिमांड कर्व की मूवमेंट हम किधर गए हैं, ऊपर की डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन। यानी दूसरा ब्लैंक कौन सा आया, अपवर्ड। तो इस तरह से इस डायग्राम के 2 ब्लैंक 2 मार्क्स, इस डायग्राम के 2 ब्लैंक 2 मार्क्स, आपके दोनों डायग्राम 4 मार्क्स ओवर हो गया। चारों के चारों मार्क्स हमने कैप्चर कर ली। तो देखो कितना इजी हो जाता है ऐसे हमको डायग्राम वाले क्वेश्चंस को अटेंड करना। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट में लिखा है। क्यों, क्योंकि इसका डायग्राम ड्रॉ करना था, तो पहले हमने डायग्राम वाले क्वेश्चन कर लिए। अब इसको इस तरह से, ये एक जो टेबल है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको रहेगा, एक टेबल दिया जाएगा और उस टेबल का पहला क्वेश्चन ये होगा, कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करना है और उस टेबल कंप्लीट करने के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स मिलेंगे क्या टेबल कंप्लीट करने में, जिसमें कहीं ना कहीं आपको 4 ब्लैंक्स आपको मिलेंगे। अब पहले ये देखो कि टेबल है क्या, बहुत आसान है, बहुत ईजी रहता है। देखो जैसे हमने यहाँ दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा टेबल में दिख रहा है प्राइस पर केजी, प्राइस दिख रहा है, जो प्राइस बढ़ रही है 25, 30, 35, 40। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो कंज्यूमर ए है वो अपनी डिमांड कम कर रहा है, कंज्यूमर बी जो है वो भी अपनी डिमांड कम कर रहा है, कंज्यूमर सी है वो भी अपनी डिमांड कम कर रहा है, क्योंकि हर एक का परचेसिंग पावर डिफरेंट होता है एज़ पर देयर इनकम लेवल। तो ये पता है क्या दिख रहा है आपको, ये मार्केट डिमांड है, वो मार्केट डिमांड हमने दिखाया है। अब कोई भी टेबल दे, उसने बोला है ये कंप्लीट करो, अब कंप्लीट करो यानी मार्केट डिमांड का कॉलम छोड़ दिया है। अब देखो मार्केट डिमांड में क्या दिखाना है, इन सबको प्लस करना है। यानी हम तो जैसे लोअर स्टैंडर्ड में हम प्लस किया करते थे वैसे ही करेंगे। देखो काम कितना आसान आपको दिया है, इसके लिए बहुत ईजिली ये टॉपिक कवर होता है। अब देखो जैसे 25 रुपीज़ पे कितनी मार्केट की डिमांड थी। पहला था ए कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 16, बी कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 15, तो 16 + 15 कितना होता है 31। 31 में ऐड किया 12 तो कितना बन जाता है 43। पहला हमको डिमांड मिल गया, टोटल मार्केट डिमांड, यानी 25 रुपीज़ पे 43 kgs मार्केट में डिमांड। आपको क्या करना था, प्लस करना था, 16 + 15 + 12, तीनों को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया 43। अच्छा फिर जब प्राइस और बढ़ी तो डिमांड कम हो गई। अब 12 ए कंज्यूमर ने डिमांड किया, बी ने 11 किया, तो 12 + 11 कितना आता है 23। 23 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। देखो डिमांड कम हो गई ना, प्राइस जैसे ही बढ़ी डिमांड कम हो गई, 43 से 33 kg। देखो लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, खाली आपको क्या करना है, प्लस करना है, कितना आसान काम है। फिर और प्राइस आपकी बढ़ी 35, तो हर कंज्यूमर ने डिमांड कम हो गई। ए की 10 kg, इसकी 9, 10 और 9 19, 19 में ऐड करेंगे 8 तो टोटल कितना हो जाएगा 27 kg। थर्ड का भी टोटल मिल गया। अब फोर्थ 40, जब प्राइस सबसे ज़्यादा थी तो ए कंज्यूमर ने डिमांड किया 8, इसने डिमांड किया 6, तो 8 + 6 कितना हो गया 14। 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 18। तो देखो चारों हमने इस तरह से आपको ऐसे चारों बॉक्स दिए गए हैं और चारों बॉक्स यानी चारों की आपने प्लस करके मार्केट में बता दिया कितना आ गया। अब आपने ये टेबल कंप्लीट कर दिया, पता है आपके 2 मार्क्स रेडी।
आपने प्लस कर दिया, आपके 2 मार्क्स रेडी। ना उन्होंने कहा है इस टेबल को आप डायग्राम में कन्वर्ट करके बताओ। अब जब इस टेबल को हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कितना आसान हो जाता है। इस टेबल को हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी, अब यही डेटा जो हमें टेबल में दी गई है सेम हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक डिमांड कर्व में, जो क्या दिखाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। अब इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी कितना आसान है। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। नाउ लिसन, पहले तो हमेशा याद रखो एल का फॉर्मेट, वाई ओ एक्स। ओके फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हमेशा, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ हमें दिखेगा क्वांटिटी डिमांडेड, और वो किस में दिखा रहे हैं हम लोग, डिमांडेड इन केजीस में दिखा रहे हैं। और हमेशा वाई एक्सिस पे क्या दिखाई देता है, प्राइस, क्योंकि यहाँ मेन फैक्टर आपका प्राइस बैठा रहता है। तो देखो प्राइस बहुत इजी है, 25, 30, 35, 80 ऐसे आपको दिखा है। तो हम जनरली क्या दिखाते हैं, सपोज़ यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। देखो मैंने 5 का गैप लिया, मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे आपके पास तो स्केल रहेगा, इजी हो जाएगा आपके लिए काम। तो हमने वाई एक्सिस पे 5 का गैप ले लिया। अच्छा, ये काम हो गया। मेन है आपको ये प्राइस लेना, क्योंकि मेन आपका यही कंपोनेंट है प्राइस, और सामने हम लोग क्या लेते हैं, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मार्केट की डिमांड जो आपने खुद टोटल किया। और वो क्वांटिटी देखो आपकी मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 43। अब आपको 43 तक जाना है, यानी मैक्सिमम लेवल तक जाना है। अब इसमें आप चाहो तो इसमें हम सिंपल भी दिखा सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने 10, 20, 30, 40 और ये 50 दिखा दिया। ओके, अब देखो फर्स्ट प्राइस है आपकी 25। ये 25 जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ हमने स्केल से दिखा दिया, और आपकी इस 25 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, 43। तो 43 मैंने रैंडमली, सपोज इसके अंदर आपको मालूम है 10 मिलीमीटर्स रहते हैं, तो मैंने यहाँ दिखा दिया 43। अब यहाँ पे मैंने स्केल ऐसे सपोज इस तरह से स्केल रखा, आप देख रहे हो ये स्केल आ गया। तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो 43 पे हमें मिल गई। 43 केजी जो था वो हमने डिमांड कर लिया। ओके, कौन सी प्राइस पे, 25 प्राइस में। 25 प्राइस पे आपका 43 केजी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा जैसे ही प्राइस बढ़ी 30 प्राइस हुई, तो देखो आपकी जो क्वांटिटी थी वो कितनी डिमांड हुई, 33। अब 33 देखो मैंने इधर दिखा दिया 33, तो ये 33 मैं इसको स्केल की मदद से ऐसे 33, ये सेकंड पॉइंट हमें यहाँ मिला। फर्स्ट पॉइंट जब हमने देखा कि 25 प्राइस पे 43, फिर हमें मिला 25 पे 43, 30 पे हमें मिला 33। जैसे ही प्राइस और बढ़ी 35, तो कितना डिमांड किया, सिर्फ 27। तो ये 35, अब 27 देखो इस तरफ से मैंने दिखा दिया 7 मिलीमीटर पे अगर हम लोग लेंगे तो ये स्केल ऐसे बढ़ा देना। देखो ये हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ मिला। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट, आखिरी पॉइंट, जब प्राइस 40 हो गई, तो जब प्राइस 40 थी यानी मैक्सिमम, तो आपकी 18 यूनिट यानी 8th यूनिट पे, तो हमने ये फोर्थ पॉइंट को मिला दिया। यानी हमारे सामने देखो ये 4 पॉइंट्स रेडी हो गए। अब आप इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लिया, देखो ज्वाइन हो गया। जो भी डेटा मिले आपको वो खाली प्लॉट करके दिखाना है। बहुत आसान काम है आपके लिए, एक एक डेटा को खाली प्लॉट करके दिखाओ। तो जब ये ज्वाइन हो गया तो क्या नाम दोगे, डी। ओके, और क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स दिखाए तो हमने क्या लिखेंगे इसका, मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या है, मार्केट डिमांड कर्व। अच्छा, क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नेगेटिव स्लोप। बस लेबलिंग हो गई। क्या ध्यान देना है, नंबर 1 आप डायग्राम ड्रॉ करो। अब इस डायग्राम में आपने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, क्वांटिटी डिमांडेड, किस में दिखाया, केजीज में। फिर वाई एक्सिस में प्राइस है, किस में दिखाया, रुपीस में दिखाया।
भले रुपीज़ में नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन मेन है प्राइस। लेबलिंग शुड बी प्रॉपर एंड एक्यूरेट। आप लेबलिंग प्रॉपर करो। उसके बाद ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिया आपने, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी दिखाया, और एक एक पॉइंट करके प्लॉट किया, और इन चारों पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो आपको क्या मिला? डी, क्योंकि डिमांड कर्व है। लेकिन ये कौन सा डिमांड कर्व है? मार्केट डिमांड कर्व। और क्योंकि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है, इसके लिए उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप। क्यों ऐसा है? क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो दिस इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड कर्व। तो आपको कुछ लिखना नहीं है, ये 4 ब्लैंक्स भरे 2 मार्क, डायग्राम ड्रॉ किया 2 मार्क, बट वन थिंग शुड बी केयरफुल कि यू शुड गिव द लेबल टू योर डायग्राम कि ये डी कौन है। बहुत बार क्या करते हो आप, इतने एफर्ट्स डालते हो, बहुत अच्छी तरह से डायग्राम भी ड्रॉ करते हो, बट माय डियर फ्रेंड्स आप उनको नाम भी तो दो कि ये है कौन, हम पहचाने कैसे, हम मार्क्स कहाँ दें। तो इसके लिए उनको नाम दो कि ये मार्केट डिमांड कर्व है, और क्योंकि वो नीचे जा रहा है उसका नेगेटिव स्लोप है, तो हम समझ जाएंगे एंड वी विल गिव यू 2 आउट ऑफ 2। तो विद इन 3-4 मिनट्स आपका ये पॉइंट्स आपका टोटल भी हो जाएगा, फिर विद इन 2-3 मिनट्स आपका डायग्राम भी रेडी हो जाएगा। यानी ये भी क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स के लिए इट विल बिकम अ वेरी इजी टास्क। तो ये थे सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3rd A chapters. Yes friends, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.